Hello dear students, now we start atomic structure part 5th. ओके कल वाली क्लास में अपने कहाँ तक हुआ था? रदरफोर्ड तक. आज रदरफोर्ड का लिमिटेशन करना है कि रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या था. तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था एंड कंक्लूजन और रिजल्ट क्या था. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड्स लिमिटेशन. नोट करो हेडिंग, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. Limitations of Rutherford's model. फर्स्ट पॉइंट नोट करो इसमें. दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन motion of electron. Next point, it could not explain stability of atom. ठीक है, रदरफोर्ड के जाने के बाद में कौन आए थे? बोर. तो नोट करो हेडिंग न्यू, बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स ने बहुत सारी बातें बताई थी लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे. बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स के जो एटॉमिक मॉडल में जो बातें थी उसको हम अजम्पशंस बोलते हैं, परिकल्पना हिंदी में बोलते हैं. तो अजम्पशंस कह दो चाहे बोर्स पॉइंट्स कह दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना. ठीक है, तो बोर ने क्या क्या बातें बताई, क्या क्या हुआ था, पहले मैं बताती हूँ उसको, उसके बाद 1 बाय 1 हम राइट करते हैं इसको. ठीक है, तो बोर ने क्या बातें बताई थी, क्या हुआ था. बोर ये कहते थे कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है. सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है? सर्कुलर कुछ पाथ्स है. इन पाथ को क्या बोला हुआ है? ऑर्बिट. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है वो सराउंडेड रहता है इनके चारों तरफ, मतलब गोल गोल घूमता रहता है. क्लियर है. अब क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो ना तो वो क्या करता है, एनर्जी गेन करता है और ना ही एनर्जी को इमिट करता है. एनर्जी ना तो गेन करेगा ना ही इमिट करेगा, एक सर्कुलर पाथ में घूमता घूमता रहेगा हमेशा. ठीक है, और क्या बोला था बोर ने, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, वो किसके इक्वल होगा? NH/2π के इक्वल होगा. ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होगा. और जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है ये भी इनके इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? फिक्स्ड. ठीक है, तो बोर्स अजम्पशन नोट करते हैं. नोट करो फर्स्ट पॉइंट. अकॉर्डिंग टू बोर, 1913 में आए थे बोर. ईयर नॉट इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in fixed circular path around the nucleus. These circular paths are called orbit, shell और एनर्जी लेवल. कंप्लीट. नेक्स्ट पॉइंट नोट करो. when electron revolve then
then it not gain or emit energy. Then it not gain or emit energy. Emit energy. Next point note करो. When electron moves into higher energy level to lower energy level, higher energy level to lower energy level, then it emit energy. And when electron moves into lower energy level to higher energy level, lower energy level to higher energy level, then it absorb energy. कंप्लीट. एक फ्रीक्वेंसी का या एनर्जी का फॉर्मूला है, कुछ भी नोट कर सकते हो. डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1. इसको हमने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग नोट किया है. देन फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको डेल्टा ई बोल रहे हैं, डेल्टा ई अपॉन एच. नोट करो न्यू क्या है, डेल्टा ई क्या है, एच क्या है. न्यू का मीनिंग नोट करो, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज. और इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डिफरेंस. एनर्जी डिफरेंस, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट. वैल्यू 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. नोट करो. जूल सेकेंड. नेक्स्ट पॉइंट नोट करो. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is nh upon 2 pi. nh upon 2 pi. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr, इसका nh अपॉन 2 पाई. ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम. देखो जब भी कभी मोमेंटम लगता है ना, एंगुलर लगता है तो r से मल्टीप्लाई कर दिया करो. मोमेंटम क्या होता है, mv. m मल्टीप्लाई v. m क्या है, मास. v क्या है, वेलोसिटी. r क्या है, रेडियस. ठीक है. n हमेशा होल नंबर में होगा. होल नंबर मीन्स 1 2 3 4 लाइक दैट. बनाओ. ओके कंप्लीट. नेक्स्ट पॉइंट नोट करो. द एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड K, L, M, N. The energy levels are called K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T and so on. Complete. Energy levels are called K, L, M, N 1 2 3 4 and they represent, energy levels की बात हो रही है, they represents प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर हम पढ़ चुके हैं पहले से. they represents प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. कंप्लीट. नेक्स्ट नोट करो. we can easily calculate radius,
velocity and energy of an electron. And energy of an electron. कंप्लीट। तो सबसे पहले हम रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नोट कर देना हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था NH/2 पाई। ये इनके एजम्पशन वाले पॉइंट्स में ही चल रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस कैसे करते हैं, देखो एक हमारे पास फॉर्मूला ये था MVR = NH/2 पाई। ठीक है, MVR = NH/2 पाई। पहले हम अगर रेडियस को कैलकुलेट कर रहे हैं, R को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूला से V कैलकुलेट करो। V क्या हो जाएगा, NH/2 पाई mr। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, मतलब 1 नंबर तो ये था, ये 2 नंबर। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अजम्पशन का एक पॉइंट नोट करना पहले। टू फोर्स सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल two force centrifugal and centripetal observed by an electron when it revolve हो गया। एंड दे आर बैलेंस्ड। देखो क्या होता है, जब भी कोई वो जो बाइक राइडर होता है वो देखा होगा कोई वॉल के किनारे किनारे पर सराउंड कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, उसके पास में 2 फोर्स होते हैं। एक तो क्या होता है सेंटर से अवे जाने वाला, एक सेंटर की ओर आने वाला। दोनों फोर्स बैलेंस्ड होंगे तभी वो बाइक राइडर इधर उधर चक्कर लगा पाएगा। सेम पोजीशन किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है, दोनों आपस में क्या रहता है, बैलेंस्ड रहते हैं। देन सेंट्रीपिटल तो होती है Z²/R² एंड सेंट्रीफ्यूगल होता है MV²/R। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां से जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया वो इस इक्वेशन में पुट कर दो और अपने R कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, करके देखते हैं कैसे होता है। ये तो ये कट हो गया, देन क्या हो जाएगा, Z²/R = M। V का यहां से वैल्यू पुट करूं तो N² H² अपॉन क्या होगा 4π² M² एंड R²। जो कट हो रहा है इजीली कट कर दो, जो नहीं कट हो रहा उसको छोड़ दो। ये M से M भी कट हो गया। यहां से हमें R कैलकुलेट करना है। R = देखो क्या होगा, स्मॉल r = N² H² अपॉन Z² 4π² M। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत पूछते हैं इसको। क्लियर है, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। N क्या है यहाँ पर, Z क्या है, E क्या है, 4π² तो जानते ही हो, M क्या है। N का मीनिंग नोट करो, नंबर ऑफ शेल, कौन से नंबर सेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन हमारा। ठीक है, H का मीनिंग मैंने नोट करवाया था, H प्लैंक्स कांस्टेंट। H होगा प्लैंक्स कांस्टेंट। कंप्लीट, H प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू नोट कर लेना 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड। Z का मीनिंग नोट करो, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। E का मीनिंग नोट करो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका ESU में वैल्यू पुट करना है एक्चुअली, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। M का मीनिंग नोट करो,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लर्न कर लिया होगा अब तक तो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ क्या है इसमें, कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट का वैल्यू पुट करने के बाद में आंसर क्या आता है, नोट कर लेना। आर इक्वल्स टू, स्मॉल आर इक्वल्स टू 52.9 जेड स्क्वायर अपॉन, सॉरी, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। पिको नैनो जो तुम चेंज करना चाहो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बनाओ जल्दी। नेक्स्ट नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी सिमिलर पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो नोट करते हैं। फर्स्ट नंबर तो इक्वेशन यही होगी, नोट करो। फ्रॉम इक्वेशन 1, डायरेक्टली नोट कर दो इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो देखो v कैलकुलेट करना है ना, तो इसको इस इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले r, देन r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई mv। फ्रॉम इक्वेशन 1 r इक्वल्स टू, बनाओ फटाफट। कंप्लीट है, आगे नोट करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में r का वैल्यू पुट करो, देखो आंसर क्या आता है। क्या था, NH अपॉन 2 पाई mv, ये मैंने नोट किया, NH अपॉन 2 पाई mv, इधर ही आएगा, देख सकते हो। और यहाँ कौन है, mv स्क्वायर। बहुत सारे लोग कट हो जाएंगे अब इसमें, कुछ रहा तो नहीं क्या, ओके। m से m कट, v से v कट। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, v ऑटोमेटिक आ गया। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन NH, जेड स्क्वायर अपॉन NH। ठीक है, अब इन सब का वैल्यू पुट, ये दोनों तो कांस्टेंट है, इनको तो सॉरी कांस्टेंट क्या, ये दोनों चेंजेबल है, बाकी वाले सारे लोग कांस्टेंट है। तो सबका वैल्यू पुट करके v का वैल्यू एटलीस्ट खुद से निकालोगे कि v का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, दिखाई नहीं दे रहा ना शायद, रुको। हो गया, ओके। नेक्स्ट नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी में नोट करो, the total energy is equal to, the total energy is always equal to, the total energy is always equal to sum of kinetic energy and potential energy. The total energy is always equal to sum of kinetic energy and total energy. ओके, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन ही क्या होता है, टोटल एनर्जी के इक्वलेंट होता है। देन नोट करो, E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, -12 जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये होता है प्लस में, ये होगा माइनस। पोटेंशियल एनर्जी होती है जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर,
जेड ई स्क्वायर, सॉरी आर आर होगा दोनों में, ठीक है। तो इसको माइनस करने के बाद में क्या आता है, हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आगे नोट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लो कंसीडर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते देखते हैं आंसर क्या आता है, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू क्या है देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। एनी डाउट? अब क्या होना है, मोस्ट ऑफ तो लोग कट हो जाएंगे, वो सेम ही कहानी में बार बार नहीं नोट करवा रही हूँ। तो जिनका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो आंसर क्या आएगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बनाओ, ये एनर्जी इसका, ठीक है। इसको हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन क्या करेंगे, E इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दिस यूनिट इन जूल। मेनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज होता है, बट मैं नोट करवा देती हूँ, जूल में भी ये होती है एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, तो हमें किसी का भी एन पता चल जाए, जेड पता चल जाए, तो हम आराम से इसको कर सकते हैं कैलकुलेट। क्लियर है? चलो नोट करते हैं इसमें आगे। इसको 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर आ जाएगा ये वाला आंसर। क्लियर? ओके, आगे नोट करो नेक्स्ट। इसमें एनर्जी हो गया, ये हो गया, सारा कैलकुलेट कर लिया हमने। क्वेश्चन नोट करना, इफ हाइड्रोजन hydrogen atom have an electron in second cell, then calculate energy and radius. हो गया? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए जेड क्या कंसीडर कर लोगे, 1, और मैंने बोला सेकंड बोला था ना, सेकंड सेल, देन एन क्या हो जाएगा, 2। तो 2 2 जा 4 करके कैलकुलेट कर लेना, इसको इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इनवर्सली डायरेक्टली ध्यान रखेंगे कैसे क्या कुछ होता है। आर की जब बात करते हो तो एन के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम इसकी बात करते हैं ई की तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम वी की बात करते हैं देख लेना है क्या कुछ होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ सबको, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। वैसे जेड का कोई यूज तो है नहीं, बट नोट कर लो फिर भी। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, मेनली तो इतना इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग तुम वी भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, जो नेगेटिव साइन आया ये क्या है, नोट करो। नेगेटिव साइन इंडिकेट that energy always emit, क्या एनर्जी इसमें हमेशा निकलती रहती है, ऐसा कुछ। क्लियर है? यह था बोर्स मॉडल, इतना। तो बोर्स मॉडल के भी क्या थे, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, नोट करो। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, फर्स्ट नंबर नोट करो, क्या लिमिटेशन था इसका, it is fit only one electron having species like that hydrogen, helium plus, lithium 2 plus, बेरिलियम 3 प्लस, इस टाइप की स्पीसीज।
ऐसे स्पीसीज, इसे ऐसे एलिमेंट और आयन जिनके पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, केवल उन्हीं पर ही बोर मॉडल हम लागू कर सकते हैं, बाकी किसी पर नहीं कर सकते। कंप्लीट? ओके, आगे नोट करो। बोर मॉडल could not explain, Bohr's model could not explain Zeeman. Bohr's model could not explain Zeeman. ये नेम कोई नया नहीं आया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, ZEEMANN. Bohr's model could not explain Zeeman. Zeeman ब्रैकेट में नोट करो क्या होती है Zeeman? Splitting in magnetic field. Splitting in magnetic field. Bohr's model could not explain Zeeman and Stark, STARK. Stark में नोट करो, splitting in electrical field. कंप्लीट करते हैं सेंटेंस। बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट कंप्लीटेड। नेक्स्ट नोट करो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल इज साइंटिस्ट नेम। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, an energetic particle emit regularly energy that means at a time electron must fall down in nucleus and atom must be unstable but according to experiments atom is stable। तो मैक्सवेल ने ये बोला था कोई भी एनर्जेटिक पार्टिकल है वो घूमता यानी रिवॉल्व करता एक टाइम ऐसा आएगा कि सेंटर में गिर जाएगा। वही सेम होता है कि जैसे हमें अच्छे से एनर्जी देके फिर हमें भगा दिया जाए तो हम भागते रहते, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम पूरा ही एनर्जी लेस होके एक जगह बैठ ही जाते हैं। तो वही बात कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए उसका सर्किल छोटा हो जाना चाहिए और धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो फिर एटम स्टेबल है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, मैक्सवेल बोल रहा है ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारे कुछ डिमेरिट्स थे जो बोर के रह गए थे। जो बोर था वो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही फॉलो करता था। ठीक है, ये सबसे बड़ी इसकी क्या थी, कमी थी। क्लियर है। अब बोर के बाद में जो भी आए थे मॉडल्स, उस मॉडल्स में कुछ खास बात नहीं थी ये मॉडर्न मॉडल आने तक का। तो नोट करते हैं क्या है, आगे नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग, सोमरफील्ड्स एटॉमिक मॉडल। सोमरफील्ड्स ने कुछ खास बात नहीं बोली थी, बस बोर को थोड़ा कॉपी करके कुछ थोड़ा सा चेंज वेरिएशन करके बना दिया उसको। सोमरफील्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो हम इसके लिए ओनली फॉर वन लाइन ही लिखेंगे क्योंकि इसके बारे में है ही नहीं ज्यादा मैटर ही, फिर क्या लिखे। सोमरफील्ड्स एटॉमिक मॉडल। नोट करो सोमरफील्ड क्या बोल के गए। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in evolved path
evolved path, egg like evolved path around the nucleus. Electron revolve in evolved path around the nucleus. Around the nucleus. कंप्लीटेड. इसको इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट नोट करो. नेक्स्ट नंबर, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल. मॉडर्न एटॉमिक मॉडल. नोट करो. इट इज बेस्ड अपॉन डॉयल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. बेस्ड अपॉन डॉयल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. डॉयल नेचर मतलब, ये डॉयल नेचर का मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की नेचर जो होती है वो पार्टिकल की भी होती है और एज वेल एज वेव जैसी भी होती है. ये बोल रहा था ये. हो गया डॉयल नेचर. अब इसके अकॉर्डिंग 3 रूल्स आते हैं हमारे पास में. तो नोट करो. फर्स्ट नंबर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग. तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोल के गया था? हाइजेनबर्ग देखो, हम हर एक का स्टेटमेंट नोट करेंगे, इक्वेशन नोट करेंगे. uncertainty principle of हाइजेनबर्ग ये कहता था कि जब भी कोई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब सराउंडेड रहता है तो एक ही टाइम में, एट ए टाइम, हम इसका पोजीशन और हम इसका मोमेंटम एक साथ बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट कर लें. इट इज नॉट पॉसिबल. अगर हम इसका क्या करेंगे, मोमेंटम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो जो इसकी पोजीशन है उसमें क्या होगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, मतलब एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा. और अगर मैं इसका ये वाला पोजीशन एक्यूरेट कैलकुलेट करूं तो मोमेंटम में क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी. ये प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग का. ठीक है, तो नोट करो इसमें. फॉर एन एनर्जेटिक पार्टिकल, for an energetic particle, it is impossible to calculate. It is impossible to accurate calculate momentum and position of momentum and position at a same time. If momentum is accurate, then we found uncertainty in position. And if position is accurate, then we found uncertainty in momentum. देखो इक्वेशन देखना इसका इक्वेशन है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. h अपॉन 4 पाई. डेल्टा पी का मीनिंग नोट करो. क्या है डेल्टा पी? चेंज इन
change in momentum. Delta P is change in momentum. Delta X का मीनिंग नोट करो, change in position. Change in position. 4 पाई का मीनिंग तो जानते हो, नोट इश्यू. H का मीनिंग नोट करो, प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू लर्न कर लेना अच्छे से. प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू नोट कर लो अगेन. 6.62 बार बार नोट करोगे तभी जाके लर्न होगा. 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. जूल सेकेंड. अब देखो इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट हम अलग तरीके से करते हैं. तो डेल्टा पी क्या होता है, एम मल्टीप्लाई डेल्टा वी. देखो एम में कोई चेंज नहीं होता, एम तो एम ही रहता है, नो चेंज. वाई? क्योंकि तुम भागो, बैठो, खड़े हो, कुछ भी करो, पोजीशन तुम्हारा चाहे कुछ भी रहे, क्या तुम्हारा मास चेंज होता है? तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कभी चेंज नहीं होगा. क्लियर? चलो इसको मैं एम ई से नोट कर दूं. देन देखो फॉर्मूला क्या बन गया, और h अपॉन 2 पाई को हम डिनोट करते हैं h कट से, इसको बोलते हैं h कट. तो इन दोनों को मैं मिक्स करके अगर नोट करूं तो क्या हो गया, डेल्टा x मल्टीप्लाई डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट अपॉन 2m. देखो एनी प्रॉब्लम? जो यहां से m आया था ना, उस m को हम नीचे लेके आए और h ये हो गया, और h अपॉन 2 पाई तो क्या हो गया, यहां से h कट हो गया. देन मेरे पास में क्या रह गया, नीचे केवल 2 ही रह गया. तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा. ऐसे करके बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हैं, बट हमारे काम का भी इतना है. इतना सीखो, उसके बाद में आगे चेक करते हैं. कंप्लीट. हाइजेनबर्ग, सॉरी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, ये फर्स्ट नंबर था. सेकंड नंबर नोट करो, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल. डी ब्रॉगली प्रिंसिपल में नोट करो, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल में नोट करना, द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is inversely proportional to wavelength यानी wavelength is inversely proportional to ये, चाहे कैसे भी बोल दो एक ही बात है. इसका इक्वेशन ये बनेगा बस. m का मीनिंग नोट कर सकते हो, v का मीनिंग नोट कर सकते हो, p का मीनिंग नोट कर सकते हो, h का मीनिंग नोट कर सकते हो. m का मीनिंग नोट करो, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. m मीन्स मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. क्या होता है क्या नहीं वो हम कर चुके हैं पहले से, मैं बार बार नहीं बता रही इसको. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. v का मीनिंग नोट करो, वेलोसिटी. p का मीनिंग नोट करो, मोमेंटम. h का मीनिंग नोट करो, प्लैंक्स कांस्टेंट. कंप्लीट. तो ये हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रॉगली बहुत सिंपल सा है. इक्वेशन और स्टेटमेंट पूछते हैं केवल, हमसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी नहीं पूछेगा, लेकिन टेक्स्ट क्वेश्चंस में तो न्यूमेरिकल्स है वो हमें करने पड़ेंगे. क्लियर है? तो टेक्स्ट क्वेश्चन जितने हो पाए करना. इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो 2.12 एंड 2.13 कर लेना है सारा कुछ. नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, थर्ड नंबर इसका पार्ट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. जैसा नेम है वैसा ही खुद है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ये साई है, जो ये त्रिशूल लाइक बनाया ना मैंने, ये साई बोलते हैं इसको.
साई। कंप्लीट साई। तो ये साई क्या है, एच केप क्या है, ये क्या है, ये सारा कुछ हम करते हैं कल। ठीक है, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करना और ये वाला सारा कुछ लर्न कर लेना। जो भी डाउट्स हो सर के मोबाइल पे सेंड कर देना और वहां से कर लेंगे मैं पिक।